प्रतिलेखन संख्या 51 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। महोदय, योजना पर वाद विवाद सच्चे अर्थ में एक राष्ट्रीय विचार विमर्श का अवसर है और मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। ऐसी आलोचना सुनने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं। पहले इसका लक्ष्य योजना का विचार ही हुआ करता था। सौभाग्य से वह बात अब नहीं रह गई है और हम विकास की ऐसी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं जब मुझे आशा है कि सभी दल योजना के विचार का अनुमोदन करते हैं। कुछ ने योजना के कुछ अंशों का अनुमोदन किया है और अपनी आलोचना अपने कार्यक्रम को लागू करने के तरीके के लिए सुरक्षित रखी है। कई सदस्य ऐसे हैं जो योजना के हमारे ढंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पैरा। अब यह स्पष्ट है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि दल के प्रतिनिधि के रूप में कुछ विचारों के पक्ष में हैं और कार्य संचालन के किन्हीं विशेष तरीकों को पसंद करता है। हमने पर्याप्त विचार विमर्श और सोचने समझने के बाद यह निश्चय किया कि हमें किस प्रकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस ढंग से काम करना चाहिए। योजना आयोग ने निर्दलीय स्वतंत्र विचारों वाले और गैर राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिम्मेदार नहीं होते। योजना का निर्माण प्रत्येक राज्य के विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ अनेक विचार विनिमयों के आधार पर होता है और अंततः उसे अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी मुख्यमंत्री होते हैं, जिनमें अनेक अन्य दलों के होते हैं। वे मिल बैठकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह ठीक है कि इन बैठकों में मतभेद भी होता है, जो सामान्यतः योजना के तरीकों को लेकर नहीं बल्कि अधिकांशतः इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो हमारी पूरी जनसंख्या की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। सभी समय उपलब्ध साधनों और जनता की आवश्यकता के बीच सामंजस्य के लिए प्रयास करना होता है। यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाहिए अथवा एक दूसरे क्षेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह योजना अगले 4 वर्षों के लिए प्रगति का घोषणा पत्र है। हमें कुछ अनुमान है। प्रतिलेखन संख्या 52 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। महोदय, यद्यपि योजना के अंतिम रूप पर यह औपचारिक बहस अब हो रही है, हमने योजना के प्रारूप के बारे में काफी ब्यौरेवार विचार किया था। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कामों को निपटाने में तत्परता जरूरी है। मैं समझती हूँ कि योजना के प्रारूप और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है। अंतिम रूप में हमने तात्कालिकता पर जोर दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि उसमें आज की प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई है, जैसे बेरोजगारी या क्षेत्रीय असंतुलन अथवा अन्य ऐसी ही बातें। इनमें से कुछ समस्याओं के समाधान में कोई विलंब नहीं
होना चाहिए और उन्हें तत्काल दृढ़ निश्चय के साथ हल किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें हमें काम करना होता है। कुछ मान्य तरीके हुआ करते हैं, इनमें से एक है लोकतंत्री प्रक्रिया। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम कई काम एक साथ करें और इनमें से कुछ के बारे में हम सहमत भी हैं कि वे सही काम हैं, लेकिन हम लोकतंत्री प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध हैं। हम जनता की राय से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें अधिकाधिक जनता और पार्टियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। मैं समझती हूँ कि अगर इससे हमारी गति कुछ धीमी भी रहती है तो भी हमारी प्रक्रिया को बल मिलता है और हम जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे बल मिलता है। पैरा। दूसरा तरीका मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, जिससे शायद कुछ लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन जिसे हमने अपने लिए निर्धारित किया है। ऐसी अर्थव्यवस्था की अनेक त्रुटियां भी होती है, लेकिन हमारे देश में आज जो परिस्थिति है उसमें हमारी सरकार, हमारे पूर्ववर्तियों और आज के सहयोगियों ने यह अनुभव किया है कि हमें इस तरीके को अपनाकर चलना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ मेरी समझ से यह नहीं है कि कुछ समृद्ध परिवारों को इसका लाभ मिलता रहे। कृषि या लघु उद्योग जैसे अनेक क्षेत्र कमजोर वर्गों के लाभ के लिए निजी क्षेत्र में रखे गए हैं और हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने लिए लोगों को अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लेने के अलावा उनमें अपने लिए काम करना चाहिए। मुझे मालूम है कि स्वाधीनता के तुरंत बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका कुछ परिवारों, ग्रुपों, व्यावसायिक घरानों ने निजी स्वार्थ के लिए लाभ उठाया। प्रतिलेखन संख्या 53, 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। महोदय, हम सभी इस बात के शिकार हो जाते हैं कि अपने दलगत स्वार्थ में आकर गलत काम कर बैठते हैं। कभी भाषा और कभी किसी प्रदेश के स्वार्थ में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को कमजोर करते हैं। पैरा। अभी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ प्रदेशों के साथ इंसाफ नहीं करती। भारत सरकार कुछ प्रदेशों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती है। यही मनोवृत्ति है जिसमें एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के विरुद्ध भड़काया जाता है, एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा किया जाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है और एक भाषा और दूसरी भाषा वालों के बीच में भड़काव पैदा करके लड़ाई पैदा की जाती है। यही मनोवृत्ति है जिसको हमारे विरोधी दल के बहुत से लोग भड़काकर पैदा करते हैं। उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण विशाल दृष्टिकोण नहीं होता है और वे ऐसे प्रश्नों को उभार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहूंगा कि जो प्रश्न हमारे देश के सामने हैं
और जिन पर हम सबको चिंता हो रही है तथा जिनका हल निकालने की हम कोशिश करते हैं, उन तमाम प्रश्नों के ऊपर हम ठंडे दिल से विचार करें। पैरा। श्री वाजपेयी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का हल सड़कों पर नहीं होगा। मैं भी उनसे इस बात में सहमत हूं कि इन प्रश्नों का हल प्रजातांत्रिक ढंग से ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें इनका हल प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर करना होगा। सड़कों के ऊपर इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता है। राजस्थान के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ है और लोग मर रहे हैं, उसकी तरफ चिंता नहीं हो रही है। अब राजस्थान में जो संकट है और इस तरह के जो दूसरे प्रश्न हैं, उन पर हम लोग एक साथ बैठकर गंभीरता से विचार करें और उनका हल तलाश करें। खाली इस तरह से आरोप लगाने से और उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। इस देश के अंदर बंगाल में बाढ़ से जनता पीड़ित हो रही थी और उसको अनाज, कपड़ा और जीवन की रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री भेजने की कोशिश हो रही थी। प्रतिलेखन संख्या 54, 100 शब्द प्रति मिनट। शुरू। महोदय, उस जमाने में रेलवे कर्मचारियों को भड़का कर के हड़ताल करना और फलस्वरूप एक ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिसके कारण बंगाल के पीड़ित लोगों की सहायता न की जा सकी, उचित कार्य था। लेकिन यह कार्य मेरे घर के भाइयों ने किया था। मेरा कहना है कि केवल उपदेश से काम नहीं चलता है। जब ऐसे प्रश्न आए तो उपदेशात्मक भाषाओं में ही फंसकर न रहा जाए, बल्कि आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल देशहित को ध्यान में रखते हुए संजीदगी से विचार करें और उन सब का हल तलाश करें। आज श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पर कुछ आक्षेप किए। वे बड़े गुस्से में थे और इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयास से बड़ी बड़ी सभाएं की गई। मैं वाजपेयी जी का गुस्सा और उनका असंतुलित होना समझ सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों के बीच अपने भाषणों में जनमानस को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की, मूलभूत प्रश्नों को देश के सामने रखने की कोशिश नहीं की और आज जो राष्ट्रीय दिक्कतें और परेशानियां हैं, उन पर जनता को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की। पैरा। प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव भाषणों में देश के अंदर जो शक्तियां राष्ट्रीय एकता को भंग कर रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर संकीर्णता की भावना पैदा कर रही है, जनता को उनसे सजग किया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अनुभव किया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के समस्त हिंदी बोलने वाले इलाकों में जनसंघ संकीर्णता की भावना का प्रचार कर रहा है। जिस
प्रकार से जनसंघ सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रीय शक्तियों को तोड़ने की नीति चला रहा है, उससे हमारे राष्ट्रीय मूल, राष्ट्रीय नीतियां और राष्ट्रीय एकता खतरे में है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जनसंघ के ऊपर इस बात का प्रहार किया था कि वह सांप्रदायिक शक्ति है और उससे जनता को सावधान हो जाना चाहिए। आज जो वाजपेयी जी का गुस्सा है उसको हम समझ सकते हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, एक सुनहरा सपना, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, बिहार में अपनी पार्टी को बहुमत प्राप्त कराने। प्रतिलेखन संख्या 55, 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं उनको कर से मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। पैरा। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उनको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर एक कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। पैरा। भारत गांवों में बसता है। 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह है भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाए, उन्नति की व्यवस्था करे और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक
विषमता अधिक। प्रतिलेखन संख्या 56, 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हजार रुपए है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और सब इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूं कि इस पर विचार किया जाए। पैरा, यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? यह गंभीरता पूर्वक सोचने की बात है। यह समस्या समाजवाद का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं। प्रतिलेखन संख्या 57, 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने समाजवाद का केवल नारा ही नहीं लगाया है, बल्कि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ यह केवल आंदोलन ही नहीं रहा, बल्कि इसको कार्य रूप में परिणत करना भी आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए मैं
अपने प्रधानमंत्री को जितना भी धन्यवाद दूं वह थोड़ा ही है। मुझे आपसे यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। आज तक तो वे बिल्कुल पिछड़े हुए थे। मैं आपसे यह कहने का भी साहस कर रहा हूं कि पहाड़ी और सीमा के क्षेत्रों को राज्य का अधिकार तो दे ही दिया गया है, उनको यह अवसर भी दिया गया है कि वे अपने पिछड़े हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयं प्रयत्न करें और अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं वे आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कुछ दशक पहले इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई वर्ष बीत गए हैं किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं, लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिली पैरा। इसी प्रकार मैं आपको एक यह भी बात बता देना चाहता हूं कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण। प्रतिलेखन संख्या 5800 शब्द प्रति मिनट शुरू। उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसी गरीबी के दर्शन नहीं किए जैसा कि मैं देख रहा हूँ। ऐसी गरीबी जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब अवश्य देखने को मिलती थी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात मैं पहली बार ऐसी गरीबी देश के किसी भाग में देख रहा हूँ। देश के विकास के काम को बढ़ाकर ही ऐसी गरीबी हम हटा सकते हैं। सरकारी उद्योगों की स्थिति अजीब है। हर संभव कोशिश से और सद्भाव बनाकर सरकारी उद्योगों के कर्मचारियों को आप अच्छा वेतन देते हैं और उन्हें रहने का अच्छा स्थान देते हैं, फिर भी घाटा होता है और देश का नुकसान होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी औद्योगिक नीति गलत है और जो रुपया आपके पास है उसको भी आवश्यक काम के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बोकारो के लिए 600 करोड़ रुपया रख रहे हैं और दूसरी ओर राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक और महाराष्ट्र के अंदर आप नई चीनी मिलें खोल रहे हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और
बिहार के अंदर कारखाने बंद हो रहे हैं या जो उनकी क्षमता है उस पर पूरे तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। यह कोई औद्योगिक नीति नहीं है पैरा। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी औद्योगिक नीति सफल हुई है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वे सिंचाई के लिए एक सिंचाई आयोग बनाएंगे। अच्छी बात है, मगर सिंचाई की क्या हालत है हमारे देश के अंदर, यह भी तो देखिए। जिस समय हमारे देश में कोसी बांध का काम शुरू हुआ था, उस समय पाकिस्तान ने एक बांध पूरा कर लिया था। वहां उससे सिंचाई हो रही है और हमारे यहाँ इसका काम आधा भी नहीं हुआ है। राजस्थान नहर शुरू हुए कितने वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी भी वह बनी नहीं। हमारे यहाँ कोई ठीक तौर तरीका नहीं है। मंत्रियों और सांसदों के मकानों के लिए करोड़ों रुपए निकल सकते हैं, मगर देश के उद्योग के लिए, देश के किसान और मजदूर के लिए जो रुपया चाहिए वह नहीं मिल सकता। उसके लिए रुपया नहीं दे सकते हैं। यह कोई उद्योग नीति नहीं है, यह एक खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कल सदन को बतला रहा था कि कुछ सड़कें विश्व बैंक की सहायता से बनने वाली। प्रतिलेखन संख्या 59, 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। पैरा। अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। पैरा। ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आशय युक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदन के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है, जिसकी प्राय मानव स्वभाव कहकर अनदेखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मिशनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं, उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकालने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है।
राजनीतिक और आर्थिक कामों में फंसे रहने के कारण हम सही दिशा में और सो उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन की ओर काफी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर प्रभाव डालता है स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियां संसार के घटना चक्र से निरंतर प्रभावित हैं और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार केवल उपोत्पाद के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना पर्याप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की हैं। प्रतिलेखन संख्या 59, 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। पैरा अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। पैरा ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आशय युक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है। किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदन के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है जिसकी प्राय मानव स्वभाव कहकर अनदेखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मिशनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकालने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। राजनीतिक और आर्थिक कामों में फंसे रहने के कारण हम सही दिशा में और सो उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन की ओर काफी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर प्रभाव डालता है स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियां संसार के घटना चक्र से निरंतर प्रभावित हैं और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार
केवल उपोत्पाद के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना पर्याप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की